हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास पढ़ेंगे। बुद्धिलब्धि पढ़ेंगे। बुद्धिलब्धि कैसे निकाला जाता है इसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास। बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास जो है वुंट ने शुरू किया। किसने शुरू किया? वुंट ने। वुंट ने, आपको पता होगा कि 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का जो श्रेय है वुंट को है। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो किसका है? वुंट का है। इस प्रयोगशाला में जो बुद्धि परीक्षा होती थी वो बौद्धिक आधार पे होती थी। कैसे होती थी? बौद्धिक आधार पे होती थी। बुद्धि परीक्षाओं के क्षेत्र में बीने, साइमन, टर्मन, थार्नडाइक, भाटिया आदि मनोवैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। किसने? बीने, साइमन, टर्मन, थार्नडाइक, भाटिया, इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? उल्लेखनीय योगदान दिया था। और ये जो 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वुंट के द्वारा, उसमें जो बुद्धि परीक्षाएं होती थी वो बौद्धिक आधार पे होती थी। मनोवैज्ञानिक रूप से वो बौद्धिक आधार पे होती थी। तो आइए हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षा कितने प्रकार की होती है। बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षाएं जो थी वो 3 प्रकार की थी। एक, पहला जो था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा। दूसरा जो था सामूहिक बुद्धि परीक्षा। तीसरा जो था क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा। पहला देख लेते हैं, जो कह रहा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा में होता क्या था? तो याद रखेंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा में एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा ली जाती थी। ठीक ना? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती थी। यानी जब व्यक्तिगत है तो एक बार में एक ही व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा होगा। ठीक ना? और ये कितने वर्ष के लिए था? ये 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था। 3 से 15 वर्ष तक के लिए, 3 से 15 वर्ष तक के लिए था।
54 प्रश्नों का समावेश किया गया था, 54 प्रश्नों का। ठीक ना। 1000 बालकों की परीक्षा एक बार में ली गई, 1000 बालकों का बुद्धि परीक्षण किया गया। ठीक ना। क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षा थी एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती थी। ये 3 से 15 वर्ष तक के लिए था। 54 प्रश्नों का समावेश किया गया था, 1000 बालकों का बुद्धि परीक्षण किया गया। और हम याद रखेंगे कि बुद्धि परीक्षण के मामले में सबसे पहला जो ठोस कदम था, बुद्धि परीक्षण के मामले में जो ठोस कदम था वो किसने उठाया था? वह अल्फ्रेड बीने ने उठाया था। ठीक ना। यानी बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में ठोस कदम सन 1905 में अल्फ्रेड बीने ने उठाया था, अल्फ्रेड बीने ने उठाया था। ठीक ना। दूसरा देख लेते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षा। सामूहिक बुद्धि परीक्षा एक बार में कई व्यक्तियों के लिए जाती है, एक बार में कई व्यक्तियों के लिए जाती है। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षा में 2 चीज़ें थी। एक था, पहला था आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, जिसे हम कहते हैं वर्बल। क्या कहते हैं? वर्बल। ठीक ना। यानी शाब्दिक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक ना। यह किसके लिए था? यह अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए था, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए था, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए था। कौन सा? आर्मी अल्फा परीक्षण। और जो दूसरा था वो था आर्मी बीटा परीक्षण। जो इसमें दूसरा था वो था आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। और ये जो इसे हम कहते थे नॉन वर्बल, नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, अशाब्दिक। ठीक ना। यह किसके लिए था? यह जो था अनपढ़ लोगों के लिए था, अनपढ़ या अंग्रेजी न जानने वाले के लिए, न जानने वालों के लिए था। ठीक ना। तीसरा जो था क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो था इसमें क्रिया कराया जाता था, जैसे चित्रपूर्ति, भूल भुलैया। ठीक ना। कोई एंगल दे दिया गया, जैसे मान लीजिए इनको एंगल दे दिया गया, एक एंगल ऐसे दे दिया गया, एक ऐसे दे दिया गया, स्क्वायर दे दिया गया, एक ऐसे दे दिया गया। ठीक ना। एक ऐसे दे दिया गया, इनमें से पूछ लिया गया कि किन में 4 भुजाएं हैं। ठीक ना। तो बता दिए कि इनमें 4 भुजाएं हैं। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण को हम कहते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। कोई चित्र दे दिया गया, जो चित्र अस्त व्यस्त था उसको सही करने के लिए दे दिया गया। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा में आती थी। तो याद रखेंगे कि बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार, तो बुद्धि परीक्षाएं कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण और तीसरा जो था क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। पहला जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक बार में एक ही व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा ली जाती थी। यह किसके लिए था? 3 से 15 वर्ष तक के लिए था। 54 प्रश्न था, 1000 बालकों का बुद्धि परीक्षण किया गया। ठीक ना। कभी भी फ्रेंड्स अगर पूछ रहे कि बुद्धि परीक्षाओं में ठोस योगदान किसका था या बुद्धि परीक्षाओं को प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखेंगे सन 1905 में। कब? सन 1905 में अल्फ्रेड बीने ने, किसने किया था?
अल्फ्रेड बीने ने क्या किया कि बुद्धि परीक्षाओं का प्रारंभ किया और इन्होंने साइमन की सहायता से बीने साइमन बुद्धि मापक्रम बनाया। बीने साइमन बुद्धि मापक्रम तैयार किया। क्या तैयार किया था? बीने साइमन बुद्धि मापक्रम। इसमें संशोधन किसने किया था? टर्मन ने किया था सन 1916 में, ठीक ना। तो याद रखेंगे। दूसरा जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षा। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षा जैसे नाम से हम जान जाएंगे, सामूहिक मतलब कई लोगों की बुद्धि परीक्षा एक साथ ली जाती थी, तो इसे हम क्या कहते थे? सामूहिक बुद्धि परीक्षा कहते थे। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षा में 2 होता था, एक आर्मी अल्फा परीक्षण। तो आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए था ये पूछा जाता है, ठीक ना। किसके लिए था? अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक ना। इसको ये भी कहा जाता है वर्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्बल, यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी इसे कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि बीटा, आर्मी बीटा परीक्षण। तो आर्मी बीटा परीक्षण ऐसा था जो नॉन वर्बल था। क्या था? नॉन वर्बल, अशाब्दिक था। और ये किसके लिए था? अनपढ़ या अंग्रेजी न जानने वालों के लिए था। जो अंग्रेजी नहीं जानते थे या अनपढ़ थे उनके लिए यह बुद्धि परीक्षण किया गया था। तीसरा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा। तो जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा था उसमें चित्र बनाने के लिए दे दिया गया, कोई भूल भुलैया वाला दे दिया गया, चित्रों को अस्त व्यस्त कर दिया गया, कोई चित्र दे दिया गया उसमें छांटने के लिए कह दिया गया। इस तरह की क्रियाओं का परीक्षण उसमें कराया जाता था, ठीक ना। आइए देख लेते हैं बुद्धि लब्धि। देख लेते हैं बुद्धि लब्धि गुणांक, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट देख लीजिए, ठीक ना। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट देख लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि गुणांक निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि मानसिक आयु। क्या पता होना चाहिए? मानसिक आयु, ठीक ना। और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए वास्तविक आयु। अगर वास्तविक आयु और मानसिक आयु हमें पता होगा तो हम किसी का भी बुद्धि लब्धि क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो एक चीज़ फ्रेंड्स आप ये जान जाइए कि मानसिक आयु को किसने दिया था? मानसिक आयु को दिया था बीने तथा साइमन ने। बीने तथा साइमन ने मानसिक आयु को दिया था। अब मानसिक आयु होता क्या है? मान लीजिए कोई बालक 10 वर्ष का है, ठीक, वो 12 वर्ष तक के जो प्रश्न पत्र बन रहे उनको हल कर ले रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी, ठीक। दूसरी वास्तविक आयु किसे कहते हैं? जो बालक की करंट आयु होगी, तात्कालिक आयु होगी, उसे वास्तविक आयु कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, बुद्धि लब्धि गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर होता है किसके? मानसिक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब गुणा कर देते हैं किससे? 100 से। ये हमारा जो फार्मूला है बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अगुणे 100। इस फार्मूले को हम जब याद रखेंगे तो हम किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि को क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ठीक ना। कभी कभी परीक्षाओं में इसे अंग्रेजी में दे देता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दे देता है। तो याद रखेंगे इसको, शॉर्ट फॉर्म जब लिखा जाता है लिखा जाता है IQ = M × A मेंटल एज, CA I × 100 मेंटल एज, क्रॉनिकल एज, ठीक ना। इसको लिखा जाता है इस तरह से। तो हम याद कर लेंगे कि IQ बराबर होता है MA/CA × 100। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि का सूत्र है। आइए इसमें एक सवाल लगा लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा
मानसिक आयु 12 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि गुणांक क्या होगी। ठीक ना, दिया है क्या? यदि बालक की वास्तविक आयु दिया है, वास्तविक आयु कितना दिया है? 10 वर्ष, 10 वर्ष तथा मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष। और बुद्धि लब्धि गुणांक पूछ रहा है तो हमको पता है बुद्धि लब्धि का सूत्र पता है, यानी इसे शॉर्ट में कहते हैं आई क्यू इक्वल टू एम ए बटे सी ए इंटू 100। ठीक ना, इक्वल टू मेंटल एज, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, मानसिक आयु कितना दिया है? 12 वर्ष। वास्तविक आयु कितना दिया है? 10 वर्ष। गुणे किससे करेंगे? 100 से, ये इससे कट गया। ठीक ना, तो 12 दाम में 120, यानी बालक की जो IQ होगी, बुद्धि लब्धि गुणांक होगी 120 होगी। और आपको बता दें जिनकी IQ 120 होती है वो प्रखर बुद्धि के होते हैं। क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि के। ठीक ना, तो आइए देख लेते हैं कि स्टैनफोर्ड के अनुसार कितना इंडेक्स रहेगा बुद्धि लब्धि का, तो वो किस टाइप का होगा, यानी प्रखर बुद्धि होगा, उत्कृष्ट बुद्धि होगा, प्रतिभाशाली होगा, मूढ़ होगा, जड़ होगा। ठीक ना, क्या होगा आइए देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड के अनुसार ये जो बुद्धि लब्धि गुणांक दिया जा रहा है वह स्टैनफोर्ड के अनुसार है। देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बुद्धि लब्धि गुणांक। ठीक ना, और दूसरा यहाँ लिख लेते हैं किस वर्ग का होगा, यानी प्रतिभाशाली होगा, उत्कृष्ट होगा, मूढ़ होगा, क्या होगा ये हम देख लेते हैं। ठीक ना, तब बुद्धि लब्धि देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं 140 से 200 तक, यानी ये होगा प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। दूसरा होगा 120 से 140 तक, ये क्या है? प्रखर बुद्धि। ठीक ना, 110 से 120 तक ये होंगे उत्कृष्ट बुद्धि। ठीक ना, 90 से 110 तक ये होंगे सामान्य। ठीक ना, 80 से 90 जो होंगे वो होंगे मंद बुद्धि, और 60 से 80 जो होंगे वो होंगे निर्बल बुद्धि। ठीक ना, 50 से 60 जो होंगे वो होंगे मूर्ख बुद्धि, और 25 से 50 जो होंगे वो होंगे मूढ़ बुद्धि। ठीक ना, अगर 25 से कम होंगे, 25 से कम होंगे तो उन्हें कहा जाता है जड़। ठीक ना, क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। यानी स्टैनफोर्ड के अनुसार ये जो बुद्धि लब्धि गुणांक आपको दिया जा रहा है, याद रखिएगा स्टैनफोर्ड के अनुसार दिया जा रहा है। यानी पहला कह रहा है कि 140 से अगर 200 तक है तो यानी वो होगा क्या? प्रतिभाशाली होगा। दूसरा कह रहा है कि 120 से अगर 140 है तो प्रखर बुद्धि होगा। तीसरा कह रहा है कि 110 से 120 होगा तो उत्कृष्ट बुद्धि होगा। चौथा कह रहा है कि 90 से 110 होगा सामान्य। अक्सर ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली कितना होता है, और ये इंडेक्स जाता है कहाँ तक? 200 तक। ठीक ना, और देख रहा है कि पाँचवा कह रहा है कि अगर 80 से 90 है तो मंद बुद्धि, 60 से 80 है निर्मल बुद्धि, 50 से 60 है मूर्ख बुद्धि, और 25 से 50 है मूढ़ बुद्धि, और 25 से अगर कम है तो क्या होगा? जड़ बुद्धि। ठीक ना, उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल है यूपी टेट, सी टेट या विभिन्न राज्यों के यूपी टेट एग्जाम के लिए।
याद रखिएगा ये एक निश्चित संसाधन में बनाया गया वीडियो है, जो संसाधन हमारे पास है वो निश्चित है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।